इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसका टेस्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये टेस्ट 1 जो है आपका 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। मैंने ऑलरेडी वो प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे शेयर कर चुका है, तो आप एक सेकेंड। तो आज हमारा टॉपिक था 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का। कल बेसिकली कल से स्टार्ट हुआ है। तो टॉपिक था आपका पॉलिटी का टॉपिक, एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 1 एंड 2, इसका टेस्ट 1 होगा। तो ये आपका टॉपिक था, इसी से आपका जो है टेस्ट है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली 1 ईयर प्रीलिम्स और मेंस 2024 का ये कोर्स डिटेल है। तो इसका जो है इसका ये पार्ट है। और जो 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उससे 102 क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए थे। तो यहाँ जो पीडीएफ है वहाँ आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। 102 डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, पूरी पीडीएफ आप इसकी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सब हो गया। तो ये इसी का पार्ट है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये कहाँ से टेस्ट हो क्या है, तो ये टेस्ट जो है आपका जो प्रीलिम्स का 2024 का जो आपका कोर्स है उसी का पार्ट है ये। तो देख लेते हैं, हम लाइव टेस्ट करते हैं किस तरीके से हम एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और क्या सारी चीज़ें आपकी, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम में सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे और कैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसको भी कैसे टैकल करेंगे। तो टेस्ट 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। इन वेरिएटाटे कॉन्कॉर्डिया मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी जो है ऑफिशियल मोटो है किसका? तो हाल ही में जो है अभी यूनाइटेड यूके की वजह से जो है अभी हाल ही में जो है काफ़ी न्यूज़ में था ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी जो है ऑफिशियल मोटो किसका है? यूरोपियन यूनियन का। तो यहाँ देखिए आप ये सारे आंसर्स भी हैं, अगर देखिए आप यहाँ आंसर्स पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करने के बाद सारे आंसर्स आपको दिखाती रहूँगी, तो आपको आसानी रहेगी एक्सप्लेनेशन पूरा देखने पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी? तो ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? तो अगर आपको आर्टिकल याद होंगे, अगर आर्टिकल आपको याद होंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आर्टिकल प्रोवाइड करता है वो करता है आर्टिकल 14। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंदर आता है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपका आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, ये सारे आपके जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपका जो है पहला होता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपका आर्टिकल 14 से लेके आपका आर्टिकल 18 आता है, जिसमें 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 जो है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में है। आर्टिकल 17 जो है आपका जो है एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में है। तो ये सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 18 जो है एबॉलिशन ऑफ द टाइटल के बारे में है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो ये जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है आर्टिकल 14 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंसीडर द स्टेटमेंट।
तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। आपने इस बार जो देखा कि एनालिटिकल क्वेश्चन जो है पेपर में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, तो हमें अपनी अप्रोच ऐसी रखनी है कि जो हम एनालिटिकल क्वेश्चन भी आराम से कर पाएँ पेपर में, और हम जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी कर पाएँ। तो ये देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्योरली फैक्चुअल था, और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें हम चीज़ों को करते हैं किस तरीके से हम आपको जो आपको आंसर है वो करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है यूनिटी इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी सिग्निफाइज इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहली बात, पहले यहाँ देखो कि करेक्ट है या नॉन करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, इसको अंडरलाइन लगा दिया कि करेक्ट पूछा गया है। अब पहला स्टेटमेंट पूछते हैं कि कौन, देखते हैं कौन कौन सा है। यूनिटी इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी, ये थोड़ा डाइसी है, इसको अभी रखते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा, ये डाइसी है। दूसरा हो गया यूनिटी सिग्निफाइज द इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेशन करता है यूनिटी। तीसरा है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो ये बिल्कुल सही बात है, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अब देखिए, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों अपोजिट हैं, तो यूनिटी जो है यूनिफॉर्मिटी के पे बेस्ड है, बिल्कुल गलत। यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी पे बेस्ड है, यूनिटी जो है डाइवर्सिटी पे बेस्ड, हम पढ़ते हैं ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी पे बेस्ड है, जब ये डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी अपोजिट है। तो ये 2 भी सही है, 3 भी सही है, पहला वाला गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो थर्ड का आंसर हो गया आंसर बी, आप यहां से आंसर देख लेना, ये देखिए थर्ड का आंसर हो गया आंसर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो, फंडामेंटल राइट्स में चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 14 के बारे में लिखा है, 15 के बारे में लिखा है, 16, 17, 18, और इसमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो पहला आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 15 एम्प्लॉयमेंट, अब इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा गलत लग रहा है। 16 ये भी गलत लग रहा है। 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बिल्कुल सही। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, बिल्कुल सही। तो आपका 1 and 4 and 5 तो बिल्कुल सही है, 1, 4 and 5। अब आर्टिकल 15 क्या बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इंटरचेंज हो गए हैं, ये इंटरचेंज हो गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 5। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंड बाय। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने फाउंड की थी? तो इसका आंसर है तो आपको पता ही है ज्योतिराव फूले जो है वो सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है, तो ये तो एलिमिनेट आप कर दोगे, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर है 1, 2, 3। तो ये सी हो गया, 1, 2, 3। अब देखो, जो सीएसपी है वो फाउंड हुई थी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव इन 1934, और ये बेसिकली फाउंड हुई थी बाय द कांग्रेस मेंबर हु रिजेक्टेड व्हाट दे सॉ एज द एंटी रेशनल, जो गांधी जी का जो अप्रोच थी उसको जो उन्होंने रिजेक्ट करके जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसको बनाया गया था। तो दीज 3 मेंबर्स आर रिलेटेड टू कांग्रेस पार्टी, और ये जो है 1934 में स्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ जो है आपको कंप्लीट ये आंसर लिखा हुआ है। कभी कभी आपको जो है पार्टीज को मैच करने में भी आ जाता है कि ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी और कब हुई थी, किसने करा था, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जो टेस्ट है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। फिर उसके बाद जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है अपना लक्ष्मीकांत का जो है उसको टेस्ट को स्टार्ट करना शुरू करेंगे वहां से जो है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो हमने ये पढ़ा था ना अभी, आर्टिकल 16 हमने क्या पढ़ा था? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16
और राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16C। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। पहला, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉमस पेनी बुक टाइटल द राइट्स ऑफ मैन। ही अटैक्ड द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एंड द अपर कास्ट। सेकेंड, रिसेंटली अ टी का महोत्सव उत्सव वैक्सीनेशन फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये दोनों देखो, दो स्टेटमेंट स्टैटिक के हैं, ये करंट अफेयर का स्टेटमेंट है। तो आपको बताना है कौन है। देखो पहली बात, इसमें सबसे आसान कौन सा लग रहा है कि पहला ही अटैक द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एंड अदर अपर कास्ट। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण अदर अपर कास्ट, इसमें आपको कौन कौन से लग रहे हैं, या तो BR अम्बेडकर हो सकते हैं, या ज्योतिराव फूले हो सकते हैं, या VV रामसन हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं। अब बात आई कि इनमें से कोई है। अब इसमें है जो टीका महोत्सव, अगर आपको करंट अफेयर की भी थोड़ी सी भी नॉलेज है कि करंट अफेयर में जो वैक्सीनेशन फेस्टिवल किसके लिए हुआ था, तो आप इसको आराम से कर देंगे। तो ये किसके लिए हुआ था, ये बेसिकली ज्योतिराव फूले के लिए हुआ था। और ज्योतिराव फूले ही जो है थॉमस पैनी जो बुक टाइटल है द राइट्स ऑफ द मैन, उससे इन्फ्लुएंस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर है आंसर A, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है कंकरेंट लिस्ट ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसको आप ऐसे याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू होते हैं, कैंगरू मतलब कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ 8th क्वेश्चन देखें, इसका आंसर है फीचर बॉर्डर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो फीचर्स हैं वो बॉरोड है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसमें है, तो राइट अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन किस किस के अंदर है, तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में पहले आप क्या चीज सोचेंगे कि राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में आपके 2 आर्टिकल हैं। कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो ये 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23, 24। तो 23 आर्टिकल जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, 23 आर्टिकल रिलेटेड है प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये 23 आर्टिकल इससे रिलेटेड है। और 24 आर्टिकल जो आपका रिलेटेड है प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यही है। तो ये है आपका आर्टिकल 23 और ये है आर्टिकल 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9th का C। 9th का जो है आंसर C हो जाएगा C। तो इसका C आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो यहाँ देखिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पूरा ये एक्सप्लेनेशन, एक सेकेंड, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24। और फिर उसके बाद अगर आपको कभी कुछ आ भी सकता है, जैसे एक्ट वैक्ट पूछा चला जाए, तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 बनाया गया था टू गिव इफेक्ट टू दिस आर्टिकल। और फिर आर्टिकल 24 में क्या है कि चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया गया था टू गिव दिस आर्टिकल, कि मतलब बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजर्ड जॉब जो है वो प्रोहिबिटेड है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। फुलफिलिंग द एस्पिरेशन, तो इसका आंसर है आंसर B, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या बात करता है, ये हमेशा बताता है, डायरेक्ट करता है स्टेट को क्या काम करना है जिससे वो जो सिटीजन है उसका वेलफेयर कर सके। तो वेलफेयर सिटीजन का क्या कर सके, तो ये एस्पिरेशन ऑफ द जो पीपल है वो कौन फुलफिल कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही जो है जो BR अम्बेडकर है उन्होंने बोला है कि इट्स अ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन टू द स्टेट। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन हो गया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका आंसर है आंसर A, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपका स्पेनिश से अडॉप्ट किया था।
तो ये आंसर 11, तो ये हो गया। देखिए, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1937 एंड इट इज कॉपीड फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एनुमरेटेड किसमें, पार्ट 4 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको क्या दिखा इसमें, नॉट, तो नॉट को ऐसे आप अनसर्कल कर लो। हम हमेशा पेपर करते हुए भी इसी तरीके से करके आना, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से कौन सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको। पहला, इट गिव अ सेट ऑफ द बेसिक रूल डेट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सही है, बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बताता है और आपका फंडामेंटल राइट में भी बताता है कि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द सोसाइटी। तो ये बात जो है काफी हद तक सही है। नेक्स्ट, इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। बिल्कुल सही बात, बताता है गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। आपका पूरा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, आपका स्टेट लेजिस्लेचर में और इसमें सब में आपको बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है, इट सेट नो लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। तो ये जो नो लिमिट है ये थोड़ा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, तो इसको हम अभी छोड़ते हैं। ये गलत सा लग रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, फिर उसे हम डिसाइड करेंगे। इट अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये तो अभी हम नहीं पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है एस्पिरेशन है, तो बिल्कुल सही। सी वाला जो है गलत है, बिकॉज इट सेट द लिमिट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज टू द सिटीजन। दीज लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ लिमिट सेट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट सेट नहीं करती। आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए और इसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट के ऊपर जो है लिमिट सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसमें से कौन सा नहीं है। अच्छा, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो हम देख लेते हैं। तो हमें, आप इनको देखोगे तो सबसे पहले आपको आर्टिकल ही याद आएंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 आपका जो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो है वो आपका राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। राइट टू जो फ्रीडम है वो आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बारे में बात करता है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। राइट टू वर्क जो है वो आपका नहीं है, तो राइट टू वर्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर और हिज रोल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो इसका आंसर है आंसर 14 का डी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पीकर का जो स्पीकर है उसका रोल जो है वो कहां से अडॉप्टेड है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका आंसर का 14 है डी। नेक्स्ट है, Which of the following defines the aim of the Constituent Assembly? तो इसमें से कौन सा जो है Constituent Assembly का एम डिफाइन करता है। तो इसका आंसर है, Constituent Assembly बनी थी उसका एम किसमें डिफाइन होता है। तो उससे पहले क्या आया था, उससे पहले आया था, इसका आंसर है आंसर डी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो एम ऑफ द असेंबली बताता है, और जो बेसिकली इट्स जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो एक वैल्यू है बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने मूव किया था इन 1946 के अंदर इसको मूव किया था। तो इससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से आप देख सकते हैं। JL नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर द 2 ईयर 11 मंथ। एंड फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, रीअसेंबल्ड हुए थे 14 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद आपकी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनी थी विच वॉज हेडेड बाय BR अम्बेडकर, वो अगस्त 29 1947 में थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो है 8 मेजर कमेटी थी डिफरेंट सब्जेक्ट में, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और
ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है विदाउट वर्ड पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, वो कौन सा था? यूनिवर्सल सफरेज। तो यूनिवर्सल सफरेज जो है वो विदाउट एनी वोट के जो है वो पास हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अडॉप्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था अडॉप्ट, और ये जो कम इन टू फोर्स आया था, केम इन टू फोर्स, वो 26 जनवरी 1950 में आया था। तो इस बार ये जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, आपको रॉन्ग वन जो है उसको चूज करना था, ये वाले दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इससे रिलेटेड ये हो गया। तो ये हमने जो है 15 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। तो आप जो है मतलब ऐसे ही आपको डेली 15 क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज। तो ये हम जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जो है 15 क्वेश्चंस थे आपके। इसी तरीके से आपको रोज मतलब आप डेली आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब डेली 177 डेली मिनी टेस्ट होंगे, 15 क्वेश्चन ईच टेस्ट, और आपके 7 सब्जेक्ट वाइज होंगे, 6 फुल लेंथ होंगे। बाकी ये सारे आपके आप वैल्यू एडेड नोट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो आपको करंट अफेयर्स आप सारे देख सकते हैं। और बिल्कुल 102 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे ये फ़ी की डिटेल है और ये सब चीज़ें हैं, और नीचे आप जो है सारा ये 102 क्वेश्चन की आप PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप उसको आराम से देख सकते हैं। Thank you and all the best.